देखिए शाजिया, जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा, जो आखिरी 10 मिनट है स्पीच के, उसमें जो चीज़ें उन्होंने कही, उनमें से बहुत सी चीज़ें जो हम अपने एनालिसिस से डॉट कनेक्ट करके भी तो वहीं पहुंचे, जैसे कि जनरल एजाज ईमान साहब ने उसकी तरफ इशारा किया कि वो मुल्क जो 20 साल अमेरिका के साथ खड़ा रहा, जिसने अमेरिका को ऑपरेशनल बेसिस प्रोवाइड किए, ग्राउंड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइड की, उसको पूरा उसका सारा सामान यहाँ से जो है वो गुजरता रहा, हर तरह से इंटेलिजेंस शेयरिंग की, और फिर अफगानिस्तान में फॉल हुआ तो जितनी भी यूरोपियन और अमेरिकन और जितनी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी थी उसकी एवैक्यूएशन जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत ने की, होटल भर गए, यहाँ सब कुछ हुआ। उस कंट्री से, उस इंपॉर्टेंट कंट्री से जिसको नॉन अलाइंड नेटो एलाय कहा गया, नॉन नेटो एलाय कहा गया, उसके साथ अमेरिका का सदर बात नहीं कर रहा उस मुल्क से। ये छोटी बात नहीं है, ये जाहिर है उसका एक बैकग्राउंड प्रोवाइड करता है। और जिस खत की तरफ उन्होंने इशारा किया उसको लहराया, जिसकी अहमियत उसी किस्म की बन जाती है जब अप्रैल 1977 में उस वक्त के अमेरिका के वजीर खारजा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट साइरस वांस ने खत लिखा था जुल्फिकार अली भुट्टो को, जो अब ऑन रिकॉर्ड है, जिसमें साइरस वांस ने ये कहा था कि तुम्हारे क्या इश्यूज हमारे साथ हैं, हम हर किस्म के इशू को एड्रेस करने के लिए तैयार हैं, और वो यही चाहते थे कि उन इश्यूज को पब्लिक में आप ना लेकर जाएं। अब यहां वजीर आजम ने ये नहीं बताया कि खत किसका है। ये ऐन मुमकिन है कि ये खत जो गलती से हम ये समझ रहे हैं कि शायद किसी अंदरूनी ताकत ने लिखा है, ये एक बैरूनी ताकत का कॉन्फिडेंशियल लेटर भी हो सकता है, जिसे एक थर्ड पार्टी, एक सिक्योर सोर्स के जरिए प्राइम मिनिस्टर के सामने रखा गया है, जिसमें एक एक्सटर्नल पावर ये कह रही है कि हमारी ये रिजर्वेशंस हैं तुम्हारी फॉरेन पॉलिसी के एतबार से, विजा विज अफगानिस्तान, विजा विज चाइना, विजा विज सीपैक, विजा विज रशिया और विजा विज इंडिया। जो हमारा एनालिसिस हमें बताता है कि अमेरिका ये चाहता है, बरतानिया भी चाहता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का रवैया तो ये शो कर रहा है कि वो इन रिजर्वेशंस पर बात जी डॉक्टर साहब, जी वो लोगों को एतमाद में लेना चाहते हैं। इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का काम ही यही है कि अपनी पढ़ी लिखी इंटेलिजेंसिया को, अपने मीडिया को कॉन्फिडेंस में ले। एक कौम ने फैसला करना है कि भाई हमने किस तरह से अपना रास्ता जो है वो डिफाइन करना है। जी डॉक्टर दानिश साहब, और एक और चीज, आर्टिकल 5 जो है आइन का, जब भी मुल्क के खिलाफ जनरल साहब, डॉक्टर दानिश साहब कुछ कह रहे हैं, जरा उनकी सुन लें। पाकिस्तान को बने हुए 75-74 साल हो गए हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी कॉन्स्पिरेसी आई है, बड़ी बड़ी चीजें आई हैं, और वोट भी कर दें फौरन। मुझे बताने दें जनरल साहब, या तो आप खुद बोल लें तो मैं ड्रॉप हो जाता हूँ, आप ही बोल दीजिए। आप नहीं, हर कोई अपनी बारी में बोलेगा ना। होगा कि 2002 से जो एग्रीमेंट है एयर का और बेस का वो कंटिन्यू है आज भी, जो मुशर्रफ साहब के दौर में कंटिन्यू था। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कौन बनाती है वो भी आपको पता होगा, हकाइक आपको पता, आपको ये पता है कि ये बहुत बड़ा जलसा है। पता नहीं आपका सोर्स क्या है, मुझे बता दें, दुनिया को बताएं कि आपकी सोर्स क्या है और कितनी तादाद थी। क्या 10 लाख अफराद थे, 9 लाख अफराद थे, 8 लाख अफराद थे? मैं तो 10 लाख का एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि मेरे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि 10 लाख अफराद आएंगे, और मेरे प्राइम मिनिस्टर ये जो मिलियन मार्च आते हैं ना, डॉक्टर साहब बात सुनते जाएं, फिर बोलने दीजिए, ये जो पहले सुन ले, जैसा पहले डॉक्टर साहब की बात सुन ले, फिर जवाब दे दीजिएगा। जो बोलने तो दीजिए। एक पे एक ऐसी हुकूमत जो कि माजरत के साथ बेसाखियों पे खड़ी है, इत्तेहादियों पे खड़ी है, 7 वोट, क्या हमें ये नहीं पता? डॉक्टर साहब, वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब आपका। फवाद चौधरी साहब, इस 2 घंटे की तकरीर का लुब्बे लुबाब वो एक खत ही था जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने बैरूनी साजिशों का जिक्र किया कि बैरूनी साजिशों के जरिए यहाँ के लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है, कुछ लोग हो रहे हैं, कुछ लोग अनजाने में इस्तेमाल हो रहे हैं। आपके नजदीक आज की तकरीर का इम्पैक्ट और मैसेज किसको दिया है? इम्पैक्ट और तकलीफ मैसेज तो पाकिस्तान के लोगों को दिया, जिस तरह से आपने देखा उसमें शरीक करोड़ों लोग जो है जो देख रहे थे, इस वक्त पाकिस्तान के टेलीविजन के ऊपर देख रहे थे, उन सबको ये साजिश एक्सपोज की है कि ये कौन पीछे, ये तमाम चीजें है वो आप आगे आहिस्ता आहिस्ता इस किताब के सफ़े उलटते जाएंगे और आपको पता चलता जाएगा। और देखिए, मैं पहले दिन से कह रहा था कि नवाज शरीफ को पहले आ जाने दें, जब इस तरह का पता पाया चला जाता है, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का सूट बन जाता है, उसका एजेंट बन जाता है, और अनफॉर्चुनेटली वही हुआ और उसका भी खमियाजा में। ये साजिश कोई मुनासिब वक्त आने पर बेनकाब करेंगे? तहरीक अदम एतमाद ऑपोजिशन तो अपने ताई कामयाब किए बैठी है, सिर्फ वोटिंग वाले दिन का इंतजार है, तो किस चीज का इंतजार है कि इस साजिश को बेनकाब करेंगे? तहरीक अदम एतमाद अगर कामयाब हो जाती है तो व्हाट नेक्स्ट?
वो तो साजिश तो बेनकाब कर दी है, अब तो बता दिए। अब तो जो जिन लोगों को पता होना चाहिए उनको पता है, और कैसे चीजें आगे बढ़ी हैं उनको भी पता है। बाकी अवाम के सामने भी आ जाएगी, डिटेल्स भी आ जाएगी। इजाजत आप दे फवाद चौधरी साहब से एक सवाल करने की। जी जैसे फवाद, जैसे अभी आप बात कर रहे हैं कि साजिश को तो उन्होंने बेनकाब कर दिया है, अब जाहिर है कुछ ऐसे इवेंट्स का या इवेंट का हवाला भी दिया जिसमें अभी हम यही बात कर रहे थे कि वो सिर्फ बैरूनी ताकतों को नहीं बल्कि अंदरूनी ताकतों को भी पैगाम दिया, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के जिस तरह से उन्होंने जिक्र किया था, तो उसमें तो फिर हमारे इंटरनल इदारे भी मुलव्वस रहे हैं, एक नेक्सस तो रहा है उनके खिलाफ भी साजिश का, या जहां तक उनकी हैंगिंग तक बात गई। ये जो वजीर आजम का बयान था कि बाहर निकाला, ये सड़कों पर आया तो ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा, आज आप देखते हैं कि उसी का आगाज वो करने जा रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई, मैं बाहर आ गया तो फिर ये सारे राज अफशा कर दूंगा। नहीं, वो तो जाहिर है, वो तो उन्होंने बताया है, लेकिन अब हमने जो ये साजिश है उसमें उस वक्त जो भी रोल था हमारे, उस वक्त तो फिर उस वक्त तो अदालतें भी मुलव्वस थी, उस वक्त तो और भी बहुत कुछ था, लेकिन इस वक्त ऐसा नहीं है। इस वक्त जिन इदारों को पता होना चाहिए उन इदारों को भी पता है, और वो भी ये सारी चीज देख रहे हैं कि इनको कैसे ये साजिश के जो ताने बाने हैं वो बुने गए हैं और कैसे आगे चलेंगे। नहीं, आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा चीज देखें, अब पीपल्स पार्टी के दौर में वो इफ्तिखार चौधरी चीफ जस्टिस थे तो वो उनको उनके हवाले से बात करती थी, PMLN को साकिब निसार पे एतराज होता था। वजीर आजम साहब ने जो कल बात की कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ये मिला रहे हैं या मिले हुए हैं, ये भी तो फिर बहुत बड़ा इल्जाम है ना वजीर आजम की तरफ से। नहीं, तो वो तो नॉन लीग की हिस्ट्री है, उसमें कौन सी बात है। आपको नहीं पता रफीक तारड़ का क्या रोल रहा है, आपको नहीं पता है कि उस वक्त जब चीफ जस्टिस को हटाने के लिए जजेस को जो बैग भेजे गए, जजों को इस तरह से कोयटा में जो है वो बैग भेजे गए, नो आई नो, लेकिन आज तो नया पाकिस्तान है ना। मैं ये कह रही हूँ कि जो वजीर आजम कह रहे हैं मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नून लीग ने, नवाज शरीफ ने अपने साथ मिला लिया है, तो इसके शवाहिद यानी वजीर आजम के पास है जुडिशरी के हवाले से भी। नहीं, उन्होंने ये बात नहीं की, उन्होंने ये कहा है, ये बात नहीं कही है यार, ये तो ना कहो। ये जो हिस्ट्री है उनकी वो यही है कि उन्होंने जजेस को साथ में लाया है, सुप्रीम कोर्ट को डिवाइड किया है, इदारों को डिवाइड किया है और उनको लेके वो आगे बढ़े, और यही नवाज शरीफ की हिस्ट्री है, इसमें कौन सी दो राय है। फवाद चौधरी साहब, आज प्राइम मिनिस्टर ने आज प्राइम मिनिस्टर ने खत के कंटेंट्स इसीलिए शेयर नहीं किए कि मुल्की मफाद की खातिर जो है ना मैं वो शेयर नहीं कर सकता, तो कल को अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, जो इसी साजिश का नतीजा होगी जिस खत का वो जिक्र कर रहे थे, तो क्या फिर भी मुल्की मफाद की खातिर वो खामोशी रहेंगे प्राइम मिनिस्टर? रोज जब वक्त आता है, रोज का नया वक्त आता है, दरिया में नया पानी आता है, पुलों से नया पानी गुजरता है, नया वक्त होता है, नई डिमांड्स होती है, उसके मुताबिक आगे बढ़ेंगे। मुल्की मफाद तो फिर मुल्की मफाद ही रहता है। फवाद चौधरी साहब, ये मुस्तकिल कुछ भी नहीं होता। ये भी बता दीजिएगा, ये फवाद साहब ये जो खत है ये क्या किसी दोस्त मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से लिखा गया है, कोई चीज पकड़ी गई है, उसकी तफसीलात शेयर की गई हैं, असदुल्ला बोल रहा हूँ, उसकी तफसीलात शेयर की गई हैं, या यहाँ पर कोई यहाँ से पाकिस्तान की किसी इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से आया है, या किसी की बराह रास्त कोई धमकी है, क्या है क्या ये खत? मतलब ये डिटेल्स आएंगी आने वाले दिनों में आपके